नमस्कार, न्यूज़ पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो कांग्रेस के G23 समूह के नेताओं में से एक कपिल सिब्बल ने आज उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए बतौर निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन किया है और इसमें उन्हें सपा का समर्थन मिल रहा है। यानी अगर सिब्बल राज्यसभा चुनाव जीतते हैं तो वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा सांसद होंगे। इस मौके पर कपिल सिब्बल ने कहा है कि मैं समझता हूं कि जब एक निर्दलीय की आवाज़ उठेगी तो लोगों को ऐसा लगेगा कि वे किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। हम विपक्ष में रहकर गठबंधन बनाना चाहते हैं ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में ऐसा माहौल बने कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं उसे जनता तक पहुंचाया जा सके। मैं इसका प्रयास करूंगा। मैंने 16 मई को कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। 16 मई को कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है और आज 25 तारीख है। तो कपिल सिब्बल केवल राजनेता ही नहीं है, वो देश के नामी गिरामी वकीलों में से एक हैं। कपिल सिब्बल को पता है कि कब, कहां, कितना बोलना है और अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कब कौन सी जानकारी लोगों को देनी है, कौन सा दांव चलना है। इसीलिए उन्होंने भले ही हफ्ता भर पहले कांग्रेस छोड़ दी हो, लेकिन देश को उसकी जानकारी आज मिली है। जबकि इधर सोशल मीडिया के जरिए पार्टी छोड़ने के संकेत पहले ही दे दिए जाते हैं। कई सारे नेताओं को आप देखते होंगे कि कभी अपने बायो से, ट्विटर बायो, चाहे फेसबुक या कहीं और से, सोशल मीडिया के जरिए अपनी पार्टी का चिन्ह हटा दिया जाता है, तो कभी फोटो में जिस पार्टी में वो जा रहे हैं उसका सिंबल चिपका दिया जाता है। अभी आरसीपी सिंह का कल ही आप लोगों ने देखा कि उन्होंने जेडीयू से नाता तोड़ने का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन जेडीयू से अपने बायो में जेडीयू की तमाम चीज़ें, चाहे नीतीश कुमार हों या कोई और, इन सब को हटाते हुए वहाँ उन्होंने, अगर आप जाएंगे ट्विटर हैंडल पर तो आप देखेंगे कि वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमृत महोत्सव दिखाई दे रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। खैर, फिर लोग अनुमान लगाने लगते हैं कि कौन सा नेता कब कहां जा रहा है, लेकिन इसमें विरोधियों के वार के खतरे भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए शायद कपिल सिब्बल ने पूरी सावधानी बरतते हुए ऐसा कोई काम नहीं किया है। कपिल सिब्बल अब तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार उन्हें किया जाता रहा है। उदयपुर चिंतन शिविर में भी कपिल सिब्बल को बुलाया गया था, मगर वो नहीं गए। इससे पहले गांधी परिवार की सरेआम आलोचना का काम वो करते ही रहे हैं। कांग्रेस से उन्हें शिकायतें भी बहुत थीं। कांग्रेस आला कमान ने शायद उनकी शिकायतों का निवारण ज़रूरी नहीं समझा, इसीलिए सिब्बल साहब खुद ही अलग हो गए। उनसे पहले ही आप याद कीजिए कि इसी महीने और उदयपुर जब चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा था, उसी वक्त सुनील जाखड़ और उसके बाद हार्दिक पटेल भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इससे पहले आप फरवरी में जब चुनाव 5 राज्यों में चल रहे थे, उस वक्त आप याद कीजिए कि अश्विनी कुमार और आरपीएन सिंह भी कांग्रेस से अलग हो गए थे। कांग्रेस के असंतुष्टों का आंकड़ा इस तरह कम हो रहा है, कहें तो जो राहुल गांधी चाहते हैं कि जिनको जाना है वो चले जाएं। G23 का भी नया नामकरण होगा, क्योंकि G23 से कुछ लोग बाहर अगर चले जाएंगे, अश्विनी कुमार बाहर चले गए, आरपीएन बाहर चले गए, अब ये कपिल सिब्बल बाहर चले गए, तो ऐसे लोग अगर बाहर चले जाएंगे तो हो सकता है कि वो G23 की जगह पे G10 हो जाए और कुछ और हो जाए या कुछ और बढ़ जाए। तो ये देखना होगा, क्योंकि इसमें कुछ सदस्य हट गए हैं। अब सवाल ये है कि जो बचे हुए हैं, क्या कांग्रेस उन्हें संभाल कर रखने की कोशिश करेगी या उन्हें भी अपनी राह के लिए अलग छोड़ देगी। अगले कुछ महीनों में हिमाचल प्रदेश, गुजरात में चुनाव है और शायद हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो। ऐसे में कांग्रेस को इस टूट से क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। सवाल यह भी है कि कांग्रेस के बागियों के कम होने से क्या पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि फिर समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ काम पर पूरा ध्यान लगाया जाएगा। तो बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों के साथ एक सवाल और भी है कि क्या कांग्रेस के बिना नया मोर्चा बनेगा, क्योंकि आज कपिल सिब्बल जो कह रहे थे, कपिल सिब्बल का कहना था कि जब आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, एक निर्दलीय सांसद के रूप में राज्यसभा में रहेंगे, आपकी बात और एक अलग मोर्चा बनाने में आपको फायदा मिलेगा। तो बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ कुछ खास साथी मौजूद हैं, वरिष्ठ साथी। आइए सबसे आपका परिचय करवाता हूं और सीधे देखना सुनना चाहेंगे कि कपिल सिब्बल क्या कुछ कह रहे हैं और साथ में क्या मोदी के खिलाफ कोई नया मोर्चा बनने जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए जरा मिलवाते हैं आपको हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों से।
इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सीधे हमारे साथ नागेंद्र प्रताप जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। आज आपका स्वागत करता हूं नागेंद्र प्रताप जी इस कार्यक्रम में। जेपी सिंह साहब, आप सब उनसे परिचित हैं भली भांति। जेपी सिंह साहब हमारे साथ हैं और साथ में प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंद्र उपाध्याय जी हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, देखने वाले हैं इस कार्यक्रम को, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस के बिना नया मोर्चा, एक सवाल के साथ। ये सवाल कि क्या कांग्रेस के बिना इस देश में नया मोर्चा संभव है, और इसके साथ साथ ये भी कि कांग्रेस से जो लोग अलग हो रहे हैं वो कितनी मजबूती जिस भी पार्टी में जा रहे हैं उस पार्टी को दे पाएंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं कपिल सिब्बल जब आज नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे राज्यसभा के लिए, और उस वक्त उनके साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी थे, तो उसके बाद कपिल सिब्बल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा है। और वहीं उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि 16 मई को ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। तो ये एक वकील ही कर सकता है ऐसा कि 9 दिन बाद इस बात की घोषणा करे, ऐलान करे कि मैं तो पहले ही छोड़ चुका हूं। वही जो अभी कह रहा था मैं कि कुछ लोग बायो बदल देते हैं, कुछ लोग और कहते हैं, कुछ अपने दूसरे लोगों से कहलवाते हैं और कुछ प्रेशर बनवाते हैं। हार्दिक पटेल का आपने देखा था पिछले दिनों कैसे क्या कुछ कर रहे थे। और वैसे ही आरसीपी सिंह जेडीयू के नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, और वो क्या कुछ कर रहे हैं वो आप लोग देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। उन पर और अच्छे से बताएंगे नागेंद्र प्रताप जी, लेकिन आइए सुनते हैं कपिल सिब्बल क्या कुछ कह रहे हैं। 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। 16 मई को ठीक है सर, त्याग पत्र दे दिया। लेकिन आजम खान जब से आए जेल से बाहर तब से उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं हो पाई है, तो क्या रिश्तों में तनाव है? आजम खान और अखिलेश जी की अब तक मुलाकात नहीं हुई है। आप यहाँ आया हो, ये सवाल अब हमसे काहे को पूछ रहे हैं? सपा ने आपको समर्थन आप मेरे ऊपर लदे हैं जो जहाँ दल है सर, आपके आने से उत्तर प्रदेश की कितनी आवाज हम कह सकते हैं राज्यसभा में उठेगी? आपको मालूम है कि मेरी राज्यसभा में बात उठती थी। उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, पिछली बार भी उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, आपको मालूम है। तभी हम अपनी आवाज उठाते थे और अभी अगले 6 सालों में भी उठाए। सर, अब सीनियर कांग्रेस लीडर रहे हैं, अब आपकी छोड़ देने से कांग्रेस लीडर में अब नहीं रहा हूँ। तो सीनियर कांग्रेस लीडर अब नहीं रहा हूं, इसी में उन्होंने आगे कहा है कि 16 तारीख को ही मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ चुका हूं। प्रेम कुमार जी क्या कुछ कहेंगे? चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। कपिल सिब्बल को लेकर बहुत सारी बातें होती रही हैं और राज्यसभा जो है उनके लिए एक बहुत ही मुफीद जगह माना जाता है, और ऐसे में राज्यसभा कांग्रेस से नहीं तो किसी और पार्टी से समर्थन समाजवादी पार्टी का साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन है निर्दलीय और बीजेपी और मोदी साहब को हराने के लिए एक नए मोर्चा का ऐलान भी कर रहे हैं कि हम लोग आगे काम करेंगे। क्या कुछ कहेंगे प्रेम कुमार जी? जी राजीव जी, कपिल सिब्बल निश्चित रूप से कांग्रेस के बड़े रहे हैं और लंबे समय तक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और उनके कांग्रेस में रहने से कांग्रेस को फायदा भी मिला है, लेकिन उनके रहने से कांग्रेस को मुश्किलें भी बहुत हुई हैं। आप कुछ एक बातें याद करें, राम सेतु पर जो उन्होंने कहा, कांग्रेस को हमेशा उसका जवाब देने में मुश्किल हुई, लेकिन वो एक कांग्रेसी के तौर पर उन्होंने ये बात नहीं कही थी। एक पेशे के तौर पर जो वकील हैं, उस हिसाब से जिस पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस तरफ से उन्होंने ये बात कही थी। राम मंदिर पर भी उन्होंने जब तब कहा तो पक्षकार बन करके ये बात कही, लेकिन माना यही गया कि कांग्रेस के नेता ऐसे कह रहे हैं या प्रचारित ऐसे ही किया गया। हमेशा कांग्रेस को कपिल सिब्बल के कही गई बातों का बचाव करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, ये फैक्ट है। लेकिन फिर भी कपिल सिब्बल उपयोगी नेता हैं और उनको राज्यसभा में पहुंचाने के लिए विभिन्न दल ललायत दिखे, और कांग्रेस इस बार ललायत नहीं दिखी।
तो इसका कारण पिछले कुछ समय से उनका G23 बनाना और कांग्रेस के खिलाफ एक लगातार मोर्चा खोलना है। ये वजह वकीलों के हिसाब से देखें राजीव जी, क्योंकि हम कपिल सिब्बल को नेता के बजाय एक वकील के तौर पर ज्यादा देखना चाहते हैं, इस वजह से देखना चाहते हैं, वो हम कारण भी बताएंगे कि वकीलों को देखें तो देश में वकीलों का एक प्रेशर जो है काम करता है, वो पावर सेंटर बने रहना चाहते हैं। और उनमें से आप याद करें, राम जेठमलानी जी का नाम कौन नहीं जानता, वो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ चुनाव लड़ गए, फिर भी बीजेपी ने उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। तो समझिए कि कितना बड़ा प्रेशर इनका होता है और कितना बड़ा पावर सेंटर ये होते हैं। आप कांग्रेस से भी याद कर सकते हैं, पीवी नरसिम्हा राव जी का जो जेएमएम रिश्वत केस वाला मामला था, उसमें आर.के. आनंद ने उनके लिए, कांग्रेस के लिए पीवी नरसिम्हा राव के लिए पैरवी की थी और जेएमएम के लिए भी की थी, तो उसका भी उनको फायदा मिला, कई बार वो राज्यसभा में चुने गए। इसी तरह का फायदा कपिल सिब्बल को भी मिलता रहा। वो कांग्रेसी रहे हैं, चूंकि उन्होंने चारा घोटाला भी देखा, लालू प्रसाद के लिए भी वकालत की, आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कई मामलों में वो रहे, इवन समाजवादी पार्टी ताजा तरीन आप आजम खान का भी मामला देख सकते हैं। तो ये उनकी अहमियत एक वकील के तौर पर है और इस तरह के वकील राष्ट्रीय विभिन्न पार्टियों में सक्रिय हैं, ऐसा नहीं कि एक पार्टी में है, सभी पार्टियों में है, इनको कहीं से भी टिकट मिल जाता है। तो क्योंकि ये पावर सेंटर हैं और पावर सेंटर हो करके जो न्यायपालिका में जो हस्तक्षेप, दबाव, तरह तरह की चीजें जो 4 जजों ने बताई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं नहीं बता रहा, मैं बता भी नहीं सकता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बंद आ सकता है। मैं तो उन्हीं 4 जजों के हवाले से याद दिलाऊंगा कि उन्होंने जितनी विसंगतियां दिखलाई और की, उन सब के पीछे ये वकील गिरोह, वकील गैंग है, जो कि अलग अलग पार्टियों में, सभी पार्टियों में मौजूद है। तो ये वकील गैंग का एक सदस्य आज कांग्रेस से बाहर निकला है, वो निर्दलीय होकर के अलग एक मोर्चा बनाने की बात कर रहा है। बताइए, क्या इस देश में निर्दल मोर्चा बनेगा? आप सोचिए, क्या निर्दल मोर्चा का कॉन्सेप्ट आएगा क्या? तो एक निर्दलीय भी इतनी क्षमता, पावर, सोच या महत्वाकांक्षा रखता है कि वो मोदी विरोधी मोर्चा बनाएगा। तो मोदी विरोधी मोर्चा बनाने के लिए इस देश में बहुत सारी जगह पर गतिविधियां चल रही हैं। बिहार में भी कुछ गतिविधियां जारी है, उत्तर प्रदेश में भी चल रही हैं, आपको दक्षिण में जाएं उधर भी चल रही हैं, ममता बनर्जी भी चला रही हैं, सब जगह चल रही है। लेकिन कांग्रेस के बारे में हम ये कहें, हम जरूर ये कह सकते हैं, जो आपने लिख रखा है, कांग्रेस के बिना नया मोर्चा, एक्सक्लेमेशन, कांग्रेस के बिना नया मोर्चा बनना मुश्किल जरूर है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से हाथ पर हाथ रखी हुई है और ये जो महत्वाकांक्षाएं, ये जो कोशिशें, ये जो मोदी विरोधी मोर्चा हर जगह खड़ी हो रही हैं, इनको अगर इंटीग्रेट करने के लिए अगर कांग्रेस प्लेटफॉर्म बनने को तैयार नहीं होगी तो बैठे बिठाए मोर्चा का नेतृत्व तो कांग्रेस के हाथ में नहीं आने वाला है। क्योंकि ये देश की पूरी राजनीति ने बहुत लंबे समय तक कांग्रेस से संघर्ष करके एक वैकल्पिक सरकार, संयुक्त सरकार, फिर बीजेपी सरकार, तब जाकर एनडीए सरकार, सब मान लीजिए, तब जाके ये युग आया जिसमें फिर से प्रकारांतर से वन पार्टी सिस्टम हो चुका है एनडीए के दौर में। तो अब इससे नया मोर्चा के लिए अगर कांग्रेस को लड़ना है और उसका नेतृत्व करना है, तो ऐसे माहौल में जो कपिल सिब्बल जैसे लोग ये माहौल बिगाड़ रहे हैं, ये माहौल बना नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये मोदी विरोधी मोर्चा खड़ा कर देंगे, बल्कि मोदी मोर्चा बनने में ये सबसे बड़े बाधक लोगों में से हैं। ये इस हिसाब से कांग्रेस को एक्टिव होने की जरूरत है। जरा आना चाहूँगा आपके पास नागेंद्र प्रताप जी, आपकी तबीयत भी थोड़ी सी नासाज है आज, और मैं चाहता हूं कि आप अपने विचार रखिए। अगर तबीयत आपकी ठीक ना हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ यही है नागेंद्र प्रताप जी कि क्या कांग्रेस के बिना जिस मोर्चे की बात कर रहे हैं कपिल सिब्बल, वो संभव है? हाँ, ये संभव है। अगर ऐसा मान लें तो फिर
क्या एक वकील के नाते तो कपिल सिब्बल की बात अभी बता ही रहे हैं प्रेम कुमार जी की, और बहुत ही प्रतिष्ठित वकील हैं कपिल सिब्बल, कांग्रेस में अपनी सेवाएं देते रहे, कांग्रेस के केसेस लड़ते रहे हैं, सब कुछ हम और आप जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन अब कपिल सिब्बल का कांग्रेस से निकलना, G23 की हम बात यहां नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल कांग्रेस के लिए कितना घाटा कितना फायदा, ये अगर देखें तो इस कसौटी को अगर तौला जाए तो आप क्या कहेंगे, किस रूप में देखते हैं कपिल सिब्बल का कांग्रेस से बाहर जाना, पहली बात। और दूसरा सवाल इसके साथ ही, क्या कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा, नया मोर्चा की बात जो कर रहे हैं, नया मोर्चा, तीसरे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तीसरा तो कोई और बनाने की बात कर रहा है, तो नए मोर्चे की बात। और इसमें अब यहां अगर अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं कपिल सिब्बल के साथ साथ, तो बगल में अगर हम ये साफ माने कि उनके साथ ममता बनर्जी भी आएंगी, तो क्या एक मजबूत मोर्चा की तरफ भी हम देख सकते हैं इस पूरे दूसरे कुनबे को? क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल के निकलने से पार्टी कांग्रेस को कुछ नुकसान होने जा रहा है, वो तो मुझे नहीं दिखता है। कांग्रेस थोड़ा रिलीफ में आ जाएगी, ये सही है। जो असमंजस था वो खत्म हुआ। लेकिन आज मुझे जो आपने भी कहा और कपिल सिब्बल की वो बात बहुत अच्छी लगी कि एक तो उन्होंने 8 दिन तक इसको इतना गोपनीय रखा कि कांग्रेस को ही पता नहीं, कांग्रेसियों को ही पता नहीं था कि कहीं से बात नहीं आई। दूसरा, आज बात करते समय उन्होंने कांग्रेस पर कोई टिप्पणी नहीं की, बहुत अच्छे से कहा कि मैं कांग्रेस में था तो कांग्रेस के खिलाफ बोलता था, आलोचना करता था, और कांग्रेस के बाहर हूं तो कांग्रेस से बोलने का अधिकार मुझे नहीं, कोई लॉजिक नहीं। ये अच्छा लगा, ये एक नई परंपरा है। नहीं तो होता क्या है कि पार्टी छोड़ने के साथ ही वो पार्टी इतनी बुरी हो चुकी होती है कि लगता है कि खैर। रही बात कांग्रेस के बिना नए मोर्चे की, तो पहले कपिल की बात करें। कपिल के आने से कांग्रेस का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इधर सपा ने अपना काम जरूर कर लिया। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव ने बहुत ही शाइस्तगी के साथ, बहुत धीरे से वो मोर्चा कमजोर कर दिया जो आजम खां और शिवपाल को लेके बनता दिख रहा था, और अखिलेश के लिए दिक्कतें होती दिख रही थी। तो ये कयास भी लगाए जा रहे थे और लोग कम उम्मीद रही होगी, लेकिन अखिलेश ने ये बहुत अच्छा दांव कह लीजिए या राजनीति कह लीजिए, जो भी है। तो ऐसे में यूपी के लिए अच्छा हुआ, अखिलेश के लिए अच्छा हुआ। और इतना तो तय है कि आजम खां वाला फैक्टर अभी यूपी में बहुत काम करता है। अखिलेश शिवपाल उतने मजबूत फैक्टर नहीं है जितने कि आजम खां है। तो अखिलेश ने बहुत ही शाइस्तगी के साथ ये साध लिया है। रही बात कांग्रेस के बिना नए मोर्चे की, तो मुझे बार बार ही लगता रहा है कि बातें चाहे जितनी कर ली जाएं, लेकिन कांग्रेस अकेली एक ऐसी पार्टी है जो बहुत कमजोर होने के बावजूद अभी देश में जानी जाती है। देश के फलक पे जिसका एक छतरी के रूप में अगर मौजूद है तो वो कांग्रेस ही है। और कांग्रेस के बिना किसी ऐसे मोर्चे की कल्पना करना जो बीजेपी जैसी मजबूत और रणनीतिक और सारी सुविधाओं से लैस पार्टी और इस पूरे माहौल में जितना आक्रामक होकर वो राजनीति कर रही है, उसमें कोई नया मोर्चा बनाने की बात सोचा भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, कांग्रेस की इसमें बड़ी भूमिका होगी। कांग्रेस को शायद 2 कदम आगे 1 कदम पीछे की रणनीति पे चलना होगा। कांग्रेस को अपना अड़ियल रुख अगर कहीं दिखता है तो वो छोड़ना होगा, क्योंकि ये तो दिख रहा है कि शरद पवार से लेकर के और तमाम लोग कहीं न कहीं अंदर से इस बात को मानते हैं कि हाँ, कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए, कांग्रेस को साथ होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से भी कई लोगों के नेताओं से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस के बिना सपोर्ट। तो ये कांग्रेस के बिना नए मोर्चे की बात अभी मुझे व्यवहारिक नहीं लगती है, और लंबी लड़ाई के लिए भी ये जरूरी है। बाकी हम आगे जी, लंबी लड़ाई के लिए भी जरूरी है। जेपी सिंह साहब, क्या कहेंगे आप? एक तरफ कपिल सिब्बल का बाहर निकलना और दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि अब युवाओं को आगे बढ़ाना है, तो और कई ऊहापोह वाली स्थिति कांग्रेस के अंदर भी है। लेकिन इन सब के बीच आप इसको किस रूप में देखते हैं? वकीलों को और कानून से रिलेटेड तमाम चीज़ों को बहुत नज़दीक से आप देखते हैं, उस लहजे से भी क्या कपिल सिब्बल का निकलना कांग्रेस के लिए फायदेमंद है? देखिए, कोई किसी पार्टी में रहे तो उसका निकलना फायदेमंद है या नहीं है, ये एक दूसरा मामला है। यहां पर कपिल सिब्बल के सामने विकल्प क्या था? क्योंकि कांग्रेस अपने
तय, मतलब अपने जो उनके एमएलए हैं उनके आधार पर केवल 8 राज्यसभा में सदस्य भेज सकती, 2 सदस्य और जा सकते हैं। जो सहयोगी दल है वो एक एक सीट इनको मान लिया देने के लिए तैयार है तो 10 हो जाए। अब इनके चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये पूरा झगड़ा जो G23 का था, मेरे हिसाब से 2 साल पहले, 1 साल पहले उस समय शुरू हुआ जब कर्नाटक से खड़गे साहब को राज्यसभा में भेजा गया, कांग्रेस ने भेजा। तो ये जो सीनियर लीडर थे ये उस समय नहीं चाहते थे कि खड़गे साहब आए, ये चाहते थे कि सीनियरों में से ही किसी एक को कर्नाटक से भेजा जाए, लेकिन खड़गे साहब को भेज दिया गया है। अब आप ये बताइए कि जब कपिल सिब्बल को कांग्रेस की तरफ से ये कहा नहीं गया था कि आप जो को राज्यसभा में फिर से हम कहीं ना कहीं से नॉमिनेट करेंगे, तो या तो राजनीति में घर बैठ जाते, केवल वकालत करते, या अपने लिए कोई विकल्प तलाशते। अब ये जो विकल्प है, तो कपिल सिब्बल के सामने 2 विकल्प था। झारखंड से भी बात चल रही थी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी वो सुप्रीम कोर्ट में सोरेन साहब के जो है पक्ष में खड़े होकर उन्होंने दलील दिया और एक मामले को सुप्रीम कोर्ट से रिमांड करा दिया, जो आपके लिफाफे में बंद क्या कहते हैं रिपोर्ट के आधार पर वहां जो है PIL को जो है उस पर ऑर्डर करने जा रही थी झारखंड कोर्ट। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि ये PIL सुनने लायक है कि नहीं। तो अब ये मामला चला गया, तो लगातार दोनों जगह से बात चल रही थी कि वो कहां से जाएं। उत्तर प्रदेश में 2 कांग्रेस के भी विधायक हैं जिनके सामने यही विकल्प है कि या तो वो भाजपा के मोर्चे में चले जाए या अखिलेश के तरफ से जो लोग कैंडिडेट खड़े हों उनके समर्थन में हो। अब इनके निर्दलीय खड़े होने से उन 2 कांग्रेसी विधायकों का समर्थन भी कपिल सिब्बल को मिल सकता है। और निर्दलीय होने से एक बात और भी है कि उन्होंने किसी पार्टी के प्रति उस तरह की प्रतिबद्धता नहीं व्यक्त की है जो दल बदल कानून को आकर्षित करे, वो आगे चल के फिर से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये सब राजनीति का जो है वो आंतरिक मिला जुला खेल मेरे निगाह से है ना। तो इसलिए इसके लिए बहुत ज्यादा वो होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कांग्रेस के नेता पिछले 3 महीने में कांग्रेस जिन्होंने छोड़ा, जिनका नाम आपने शुरू में ही लिया था, जाखड़, हार्दिक पटेल, आपके अश्विनी कुमार, आपके RPN सिंह, या उसके पहले जितिन प्रसाद, ये सारे लोग बीजेपी में गए। कपिल सिब्बल बीजेपी में नहीं गए। कपिल सिब्बल बीजेपी में अगर गए होते तो ये कांग्रेस के नुकसान की बात मेरे निगाह में होती, क्योंकि फिर वो कांग्रेस के खिलाफ विस्फोट करते, दुनिया भर का उल्टा सीधा गांधी परिवार के खिलाफ सामने आता है, कुछ भी आता है। जब विरोध में आप जाते हैं तो नया मुल्ला कहते हैं ना कि प्याज ज्यादा खाता है, तो जो नए मुल्ले जाते हैं उनको सब गड़बड़ नजर आने लगता है। कपिल सिब्बल ने साइस्तिकी बरती कि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। तो ये जो, अच्छा, और एक मोर्चे की जो बात है, तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि कांग्रेस के बिना नया मोर्चा कोई भी कारगर नहीं बन सकता। अगर कांग्रेस का या तो बाहर से समर्थन हो या कांग्रेस का सक्रिय समर्थन हो, तभी किसी नए मोर्चे की सरकार की कल्पना की जा सकती है। लेकिन यहीं पर मेरा ये भी मानना है कि चुनाव पूर्व ये जो नया मोर्चा जिस शक्ल में बाकी सब लोग चाहते हैं उस शक्ल में शायद ना आ पाए। जहां जहां कांग्रेस का जो है किसी के साथ गठबंधन है, वहां हो सकता है वो गठबंधन से चुनाव लड़े, लेकिन ये पूरा मोर्चा बना करके चुनाव लड़ना, अब जैसे मोर्चे में अखिलेश नहीं शामिल होंगे, अब मोर्चे में जो है मान लीजिए बिहार है, आपके ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी, मोर्चे में जो है वो KCR जो है वो वहां कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंदी दल है, वो कैसे शामिल होंगे। कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट लोकसभा में खड़ा करेगी, ये भी खड़ा करेगी। आपके जो कम्युनिस्ट है केरल में, इनका अपना कांग्रेस का अलग मोर्चा है, कम्युनिस्टों का अलग मोर्चा है, वहां पर भी जो है ये मोर्चा बनने की जो है संभावना नहीं के बराबर है। तो इसलिए मुझे तो ये लगता है कि एक ढीले ढाले ढंग से लोकसभा चुनाव में ढीले ढाले अरेंजमेंट से लोग चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के बाद जो चुनाव का परिणाम होगा उसके आधार पर मोर्चा बनेगा या नहीं बनेगा। जी, बहुत बड़ा सवाल यहाँ है कि अगर बिना मोर्चे के चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो प्रतिफल मिलेगा जो चाहते हैं, जिस आधार पर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहती है विपक्षी पार्टियां। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ क्या कांग्रेस के बिना जिस मोर्चे की बात कर रहे हैं या एक नए मोर्चे की बात कांग्रेस के बिना हो या कांग्रेस के साथ हो, लेकिन कपिल सिब्बल का कांग्रेस से जाना और नए मोर्चे की बात कहना, ये कितना आज की तारीख में दमदारी के साथ नजर आ रहा है यहाँ
जबकि उनके साथ, उनके बगल में जब राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे तो उनके बगल में अखिलेश यादव बैठे हुए थे। क्या कहेंगे अमलेंदु उपाध्याय जी? अखिलेश यादव, कपिल सिब्बल एक साथ, साथ साथ, लेकिन एक पार्टी में नहीं। देखिए राजीव जी, इस मामले में मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल ने बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा स्वीकार कर ली। कहीं और से भी जा सकते थे। और बड़ा अच्छा काम यह किया कि G23 को बिना बताए उन्होंने बाय बाय कर दिया। अब देखना यह है कि कपिल सिब्बल ने जो है वो G23 के साथ विश्वासघात किया या कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया। अगर विश्वासघात इसको समझे तो मुझे लगता है कि G23 के साथ ये विश्वासघात माना जाए, कांग्रेस के साथ नहीं माना जाए, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोले भी नहीं है और कांग्रेस से ठीक है अपना चले गए। भाई उनकी मजबूरी है राज्यसभा में जाना, बिना उसके काम चल नहीं सकता उनका, क्योंकि लंबे समय तक रह लिए, एक बार लोकसभा में भी रह लिए, राज्यसभा में भी रह लिए, तो अब उनको मजबूरी है राज्यसभा में जाना। दिल्ली के बंगलों की बड़ी खराब आदतें पड़ जाती हैं लोगों को, उसके लिए फिर जरूरत पड़ती रहती है कहीं ना कहीं से आने की। और पूरा G23 कांग्रेस का जो बंगलों के लिए ही था। लेकिन मुझे लगता है राजीव जी कि इस पूरे खेल में लोग तो कह रहे हैं कि आजम खां की वजह से जो है वो कपिल सिब्बल को भेजा गया है। मुझे लगता है ये आजम खां इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे साराश्री सुब्रत राय मालूम पड़ते हैं कि साराश्री ने जो है ये डील करवाई है समाजवादी पार्टी के साथ में, ऐसा समझा जा सकता है। क्योंकि साराश्री के भी वकील सिब्बल साहब हैं और साराश्री की संपत्तियों में ये चर्चाएं हैं कि बहुत बड़े समाजवादी नेताओं के भी कुछ निवेश शायद हैं, कुछ इस तरीके की चर्चाएं हैं। दूसरा ये कि आप सोशल मीडिया पर देखिए, जो समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ता और कई नेता जो है वो लिख रहे हैं बात को कि स्वर्गीय वीरेंद्र भाटिया के बाद 12 साल के से जो है पार्टी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है आवाज, थोड़ा सा उसको ठीक कीजिए। आवश्यकता थी तो वही पार्टी के सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता की आवश्यकता पार्टी को क्यों पड़ गई है? अमलेंदु जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहां रख रहे हैं, लेकिन आवाज आपकी कट रही है। दोबारा आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रेम कुमार जी एक नया एंगल यहां दे रहे हैं अमलेंदु जी, जिसमें सहारा श्री सुब्रत राय की बात कर रहे हैं और साथ साथ खैर हमारा आज का डिबेट एक फोकस्ड कपिल सिब्बल पे नहीं है। हमारा डिबेट जो है वो है कि कांग्रेस के बिना नया मोर्चा जिसकी घोषणा कर रहे थे आज कपिल सिब्बल, लेकिन कपिल सिब्बल और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जरा उसको सुन लेते हैं। एक और बाइट सुनाता हूं और उसके बाद सीधे प्रेम कुमार जी आपके पास आऊंगा, तब तक अमलेंदु जी की आवाज भी ठीक हो जाएगी। जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कपिल सिब्बल। Constrained by the fact that we are members of political parties and we have to therefore abide by the discipline of those parties. But I think it is important to be an independent voice. और मैं समझता हूं कि जब एक निर्दलीय की आवाज उठेगी तो वो लोगों को फिर ऐसा लगेगा कि किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन देखिए हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा। मैंने दे दिया है 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। 16 मई को मैंने त्याग पत्र दे दिया। मुलाकात नहीं हो पाई है तो क्या आजम खान और अखिलेश जी की अब तक मुलाकात नहीं। अरे भैया आप देखिए, मैं यहाँ आया हूँ, ये सवाल अब हमसे काहे को पूछ रहे हैं? समर्थन सभी ने मुझको दिया है, सारे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ दल है उसमें समर्थन मुझे मिला है। उत्तर प्रदेश की कितनी आवाज हम कह सकते हैं राज्यसभा में?
देखिए, आपको मालूम है कि मेरी राज्यसभा में आवाज उठती थी। तो अभी आप सुन रहे थे प्रेम कुमार जी। थोड़ी सी उससे पहले वाली बात, बाद की बात तो हमने पहले भी सुनाई थी, लेकिन पहले वाली बात जिसमें वो कह रहे हैं कि 16 तारीख को हमने इस्तीफा दे दिया था और हम एक ऐसा मोर्चा बनाना चाहते हैं कि दमदारी के साथ बीजेपी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और एक माहौल बनाएं। हराने की बात नहीं कर रहे हैं, एक माहौल बनाने की बात ज़रूर कर रहे हैं। निर्दलीय की आवाज़ जो है वो बिना, जब कोई किसी पार्टी में आप नहीं हैं तो ज़्यादा सुनाई देती है। बहुत सारी बातें, लेकिन राजनीति तो कर ही रहे हैं और साथ साथ एक वकील हैं तो बहुत नाप तौल करके शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कहेंगे, थोड़ा और चाहूँगा एलोबरेट करें प्रेम कुमार जी, खासकर कपिल सिब्बल के इस बयान पे। और दूसरा, कांग्रेस के बिना नया मोर्चा की बात तो कर ही रहे हैं, एक एंगल और जोड़ने की कोशिश यहाँ कर रहे थे, बता रहे थे हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। थोड़ी देर बाद फिर उनके पास आऊँगा, और वो भी कि क्यों कपिल सिब्बल उत्तर प्रदेश और उसमें भी समाजवादी पार्टी का समर्थन उन्हें क्यों मिला है, ये सारी बातें। क्या कुछ आप इसमें इनपुट दे सकते हैं और आपके विचार? जी राजीव जी, देखिए 16 तारीख वाली जो बात है उसको तो वो जानबूझ करके कपिल सिब्बल जी बोल रहे हैं ताकि वो उदयपुर वाले मंथन से जोड़ा जा सके, उससे निराशा को जोड़ा जा सके, इसलिए वो कह रहे हैं। और असल बात यह है कि इस दौरान उन्होंने एक प्लेटफॉर्म कोशिश की कि कैसे राज्यसभा में बने रहा जाए। उनके लिए पार्टी महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी वो निर्दल होकर के अपने आप को महत्वपूर्ण बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि निर्दलीय होकर के लोग सोचेंगे कि ये निर्दलीय आदमी कह रहा है। तो कांग्रेसी होकर के आप इतने दिन से सोच रहे थे तो आपको कोई गंभीरता से नहीं लेता था, अब आप निर्दलीय होकर के सोचेंगे तो आपको गंभीरता से लेगा। तो विचारधारा के प्रति समर्पण तो यहाँ उसकी पोल खुल गई है उनके इसी स्टेटमेंट से। और जो 16 तारीख वाली बात है वो बस स्ट्रैटेजिकल है और कुछ नहीं है। वकील का तरीका होता है, वो पोस्ट से भेजते हैं, कुछ देर बाद मिलता है या नहीं मिलता है, ये वकील वाला तरीका है। वो हो सकता है लेटर भेजा भी नहीं हो उन्होंने, ये भी हो सकता है, वकीलों का यही तरीका रहता है। तो वो 16 तारीख की बात है कि कांग्रेस इसको किस रूप में ले, क्या वाकई कपिल सिब्बल एक ऐसा मोर्चा खड़ा करने जा रहे हैं जो कांग्रेस के लिए थ्रेट हो सकता है। तो इस पर आप देखें, देश में बहुत सारी शक्तियां अपने अपने हिसाब से सक्रिय हैं। जो मोदी विरोधी मोर्चा एक टर्म आया इसमें वकील कपिल सिब्बल जी के जुबान से, मोदी विरोधी मोर्चा। तो इस देश को किसी राहुल गांधी ने भी कहा है पहले कि मोदी विरोधी मोर्चा जैसी की जरूरत नहीं है इस देश में। इस देश को ऐसे मोर्चा की जरूरत है जो नरेंद्र मोदी की सरकार की जन विरोधी नीतियों का विकल्प बन सके। यानी पॉलिसी के बनाम पॉलिसी खड़ा करना, विचार के बनाम विचार खड़ा करना, इसकी जरूरत है। आप मोदी विरोध के लिए आप करते रहिए जीवन भर मोदी विरोध, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जो नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी है, उनकी पार्टी की नीतियां हैं, इसके समांतर में जो समान विचारधारा वाले हैं उनको अगर जोड़ा जा सकता है तो वही रियल में मोर्चा है। अदरवाइज आप खिचड़ी में बन जाएगा और खिचड़ी का जो है वो एक अलग किस्म का स्वाद देता है, तो अच्छा होता है, लेकिन हम दूसरे किस्म की खिचड़ी की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस के लिए जो बात है, समाजवादी पार्टी उनके साथ रहे, दूर ना जाए, ये है। राष्ट्रीय जनता दल उनसे दूर ना जाए, ये है। तो इसके लिए क्या कपिल सिब्बल ही वो सूत्रधार है जो सबको जोड़ के रखा करते थे? हमें ऐसा नहीं लगता। वो भी एक हैंड्स थे उपयोगी जो इनको जोड़कर रख सकते थे, लेकिन वो इकलौते हैंड्स नहीं है। लेकिन क्या वो बिगाड़ सकते हैं? अगर वो बिगाड़ सकते हैं तब भी एक कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर एक स्थिति जरूर है कि कपिल सिब्बल ने जो छोड़ा है साथ, क्या वो एंटी कांग्रेस का माइंडसेट के साथ वो काम करेंगे? तो फिलहाल जो उन्होंने तेवर दिखाए हैं वो एंटी कांग्रेस माइंडसेट नहीं दिखाया है, इसलिए हम ये नहीं सोच सकते कि कांग्रेस के खिलाफ वो कोई मोर्चा समांतर खड़ी करने जा रहे हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो कांग्रेस के लिए बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन इनएक्टिवनेस सबसे बड़ी चिंता की बात है।
कांग्रेस को पूरे देश में वैसे समान विचारधारा वाली पार्टियों को, दलों को जोड़ने का काम करना चाहिए। अगर वो नहीं करेगी तो ये चीजें होंगी जो अभी हो रही हैं और आगे भी देखने को मिलेंगी। G23 निश्चित रूप से बता रहे थे अमलेंदु जी, सही बात है कि G23 के साथ ये दगाबाजी उनकी मानी जा सकती है। कांग्रेस छोड़ना हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो राज्यसभा में थे, राज्यसभा में बनने के लिए उन्होंने पूरी गुंजाइश बना ली, उसके बाद वो आ गए। तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ी नहीं है, बस राज्यसभा में बने रहने की एक जुगाड़ बनाया है। जी बनाया है और निर्दलीय कह रहे हैं, और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वकील अपने अंदाज में जो एक्ट करता है वही एक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। नागेंद्र प्रताप जी, एक बार फिर से आना चाहूँगा आपके पास, और इसमें अब ज़रा ये बताइए कि इस कपिल सिब्बल का बाहर निकलना कांग्रेस को, पहले भी इस सवाल के साथ आपके पास आया था, इससे कांग्रेस को जैसा राहुल गांधी चाहते हैं जिस तरह के कांग्रेस, क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथ में होगी, ऐसे भी वो जिस प्रकार एक शेडो प्रेसिडेंट के रूप में, चेयरमैन के रूप में वो काम कर रहे हैं, वो साफ दिख रहा है। क्या लगता है कि ये कपिल सिब्बल G23 के सूत्रधारों में से एक, वो अगर बाहर निकल जाते हैं तो G23 का क्या होगा? क्या बाहर रह कर के भी, क्योंकि कांग्रेस विरोध की आवाज़ यहाँ सुनाई नहीं दे रही है, मैंने कांग्रेस छोड़ दिया, निर्दलीय करूँगा और ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन एक चीज़ और यहाँ दिखाई दे रही है नागेंद्र प्रताप जी, चाहे उदयपुर की बात हो, चाहे उसके बाद राहुल गांधी का भाषण हो या कुछ और, या आज कपिल सिब्बल, बीजेपी को कैसे हराएंगे इस पर बात नहीं हो रही है, इसकी कोई रूपरेखा दिखाई नहीं दे रही है। बात यहाँ अपनी मजबूती की है, और उस मजबूती में कांग्रेस के कई धड़े जो हैं वो बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी टिप्पणी चाहूँगा कि कांग्रेस को लेकर के, तीसरे मोर्चे या नए मोर्चे को लेकर के, और कपिल सिब्बल को लेकर। राजू जी, मुझे लगता है कि G23 को तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जयपुर चिंतन ने कहीं ना कहीं साध लिया है, कहीं ना कहीं संतुलन बना लिया है, और ये G23 उतना मुखर नहीं रहेगा। और रही बात कपिल सिब्बल की, तो कपिल सिब्बल जिस निर्दलीय वाली बात कर रहे हैं बार बार, वो बहुत लॉजिकल नहीं दिखती है। वो शायद अपना एक डिफेंस है उनका है कि हम एक स्वतंत्र आवाज हैं और वो अभी किसी के साथ अपने को एसोसिएट नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। कपिल सिब्बल के मामले में एक बात और भी है कि वो आज यूपी से, लखनऊ में आज यूपी से जिस तरह से उन्होंने नामांकन किया है, सपा उनके बगल में खड़ी रही, अखिलेश बगल में खड़े थे, इसमें कहीं न कहीं लालू यादव का भी योगदान है। ये इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालू आज भी और पहले भी और आगे भी विपक्षी एकता की बड़ी धुरी बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका बनती है कि कांग्रेस क्या बिहार के 2019 के चुनाव जैसी भूमिका में रहेगी या अपने को किसी बड़ी भूमिका में डालेगी। मेरा आशा इस बात से है कि अगर बिहार के चुनाव में कांग्रेस ने अपनी जिद करके इतनी सीटें, 70 से ज्यादा सीटें की डिमांड नहीं की होती, तो शायद आज वहां पर सत्ता किसी और की होती, आरजेडी और कांग्रेस की होती। ये मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूं, क्योंकि उन दिनों में 2 महीने वहां रहा हूं और बहुत करीब से स्थिति को देखा है। तो इसमें कहीं न कहीं एक धुरी लालू भी हैं, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ये आगे आगे होने वाला है। कांग्रेस के बिना नए मोर्चे की बात जब हम करते हैं, तो मुझे बार बार ये लगता है कि सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस की खुद की होगी। कांग्रेस देखिए, पिछले दिनों जो भी नेता यहाँ से निकले हैं वो बीजेपी में गए हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे थे प्रेम जी कि बीजेपी में गए हैं, और पहली बार हुआ है कि एक नेता, बड़ा नेता वहां से निकलता है, लेकिन वो किसी पार्टी में न जाकर के एक इंडिपेंडेंट हैसियत के रूप में, और कहीं ना कहीं वो बीजेपी के विरोध में खड़ा दिखता है। तो ऐसे में एक नई धुरी जो बिहार और यूपी को साधने की है, कपिल सिब्बल वो काम भी करेंगे। कपिल सिब्बल एक बड़े कैटलिस्ट की भूमिका में आ सकते हैं, क्योंकि वो लालू के बहुत करीब हैं, वो लालू प्रसाद यादव के बहुत करीब हैं, वो आजम खां से बहुत करीब हैं, अखिलेश से उनकी मुलाकातें हुई हैं इसके पहले, नीतीश कुमार भी कहीं न कहीं सॉफ्टवेयर रखते हैं। तो कई खूबियां हैं कपिल सिब्बल में,
और वो शायद बीइंग वकील ही है, बीइंग वकील वाली भूमिका उनकी आगे बढ़ सकती है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आगे काम करेगा। रही बात बिहार, मतलब इस समय जब हम कांग्रेस और नए मोर्चे की बात हम करते हैं तो हमें नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, वाईएसआर, इन सब को देखना होगा। ये सही है कि इनमें कोई भी, सब अपने अपने सत्ता को लेके मजबूती से खड़े हैं, वो राजनीति में होता भी है, लेकिन एक अकेली पार्टी कांग्रेस ही है जो इन सब को एक सूत्र में बांध सकती है। इसमें शरद पवार भी एक बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं पर्दे के पीछे से। शरद पवार ने साफ कर दिया है कि हमें आगे आने की कोई ललक नहीं है, तो इसको इस रूप में ही देखा जाना चाहिए कि कपिल सिब्बल एक नए कैटलिस्ट की भूमिका में आने वाले हैं और जो यूपी और बिहार दो बड़ी फोर्सेज हैं इस पूरी एकता के लिए, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे बड़ी ताकत यहीं पर है, ताकत है। और यूपी में 80 सीटें लोकसभा की और इधर बिहार में 40, 120 सीटें, बड़ा अगर देखा जाए तो 120 सीटें कम नहीं होती हैं। और ऐसे में अगर यहाँ चर्चा अगर हो रही है लोकसभा 2024 की, नए मोर्चे की, और उसमें कपिल सिब्बल का कांग्रेस छोड़ना, एक तरफ से कांग्रेस में खुशियां भी मनाई जा सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या एक नए गठबंधन, नए ढंग की स्ट्रेटेजी तैयार होगी? जरा आपसे, जेपी सिंह साहब, आपसे समझना चाहूँगा कि इतनी सीटें, अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो बिहार, यूपी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और यूपी खासकर जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जीत कर आते हैं, कई सारे प्रधानमंत्री यूपी से सांसद बन के आए और दिल्ली में अपनी सेवाएं उन्होंने दी, देश पर राज किया। क्या लगता है आपको, अखिलेश यादव आज एक उनका एक अलग रूप भी दिखाई दिया, विधानसभा में काफ़ी चर्चा रही और काफ़ी वो उनके वीडियो वायरल हुए हैं, ज़रा उस पर भी आपसे चाहूँगा। और साथ में अखिलेश को साथ मिलता हुआ दिखाई दिया था विधानसभा चुनाव के वक्त ममता बनर्जी का, तो एक कुनबा तैयार हो सकता है क्या उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला करके? देखिए, अब उत्तर प्रदेश बिहार को तो मिला करके तैयार होगा कि नहीं, क्योंकि पुराने अनुभव तो यही बताते हैं कि ये चुनाव के पहले समझौता होना और चुनाव के बाद समझौता होना, दोनों में बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस और पार्टियां कई जगहों पर लड़ रही हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म होता है और गठबंधन की बात आती है तो उस गठबंधन में जो है फिर वो ये बात नहीं रह जाती कि जो है वो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस और वाईएसआर लड़ रहा है, या आपके केसीआर और जो है कांग्रेस जो है वहां लड़ रही है, या आपके सीपीएम और जो है इनके जो है कांग्रेस का गठबंधन जो है केरल में लड़ रहा है। तो वो आपस में काफी फिर सामंजस्य हो जाता है। फिर वो केंद्र सरकार के साथ बहुत से लोग ऐसे भी आ जाते हैं, मतलब अपनी राजनीतिक वो देखते हुए कि क्या कहते हैं कि हमको इसमें किसमें फायदा है। लेकिन उसके पहले जिस तरह का गठबंधन की बात हम सोच रहे हैं, अब आप ये बताइए, ममता बनर्जी बंगाल में किसको एडजस्ट करेंगी अपने साथ? किसी को करेंगी? और कौन ममता बनर्जी के साथ जाके अगर 2 सीट वो कम्युनिस्टों को दे दे और 2 कांग्रेस को दे दे और बाकी सब स्वयं लड़े, तो कौन उनसे के साथ जो है वो गठबंधन करेगा? तो इस तरह की व्यवहारिक बातों को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जहां तक प्रेम कुमार जी ने कहा कि ग्रुप 23 को इन्होंने, आपके सिब्बल साहब ने जो है वो डिच कर दिया, तो मेरा ऐसा मानना नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रुप 23 के लोग ही, जब आपका ये उदयपुर चिंतन शिविर हुआ या उसके बाद जो है जब ग्रुप 23 ने अपनी मांग उठाई और कांग्रेस की सोनिया गांधी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, उसमें ग्रुप 23 के बड़े बड़े नेता शामिल हुए और उन्होंने उस मीटिंग में कोई जो है ग्रुप 23 टाइप की बात नहीं उठाई। यही नहीं, अभी जब ये उदयपुर का चिंतन शिविर हुआ, उसमें भी वो लोग, उसमें से अधिकांश शामिल हुए और उसमें कई लोग, गुलाम नबी आजाद, शर्मा जी थे जो थे, आपके इस तरह से कई लोग जो है वो राज्यसभा में एडजस्ट किए जा रहे हैं। कपिल सिब्बल का ही नाम राज्यसभा में नहीं था, भले इनको उदयपुर बुलाया गया हो, इनसे किसी ने बात नहीं की थी कि जो है आपको भी हम कहीं ना कहीं से एडजस्ट करेंगे। तो राजनीति में जो लोग हैं वो कोई पिता पुत्र तो नहीं है ना, कि वो पिता पुत्र हैं तो जो है वो पुत्र पिता से अलग हो गया या पिता पुत्र से अलग हो गया, जो है तो क्या कहते हैं, मतलब जैसे हो जाता है परिवार बिछड़ गया। अब जब राजनीति में सभी लोग हैं, सभी की महत्वाकांक्षा है, तो कोई अपना अगर रास्ता कहीं से बंद हो रहा हो, कहीं रास्ता उसका खुला हुआ है, तो भी वो बेमेल तो नहीं गया।
वो भाजपा में तो नहीं गया। अच्छा, अब जहां तक उन्होंने गठबंधन बनाने की बात की तो उनका मैंने टीवी पर देखा था और जो है तमाम उसके ऊपर न्यूज उसके ऊपर पढ़ा भी था। उन्होंने कहीं ना कहा कि हम कांग्रेस को गठबंधन से बाहर रखकर कांग्रेस मुक्त गठबंधन बनाएंगे। इसलिए हम कैसे अभी से मान लें कि वो जो है भले राज्यसभा के मेंबर हो रहे हैं तो कांग्रेस का विरोध करने लगेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ा अमलेंदु जी, आपके पास आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख रहे थे और उसमें एक नया दूसरा एंगल आप दे रहे थे, जरा उसको आगे बढ़ाइए। सुब्रत राय सहारा श्री की बात भी आप कर रहे थे। जी राजीव जी, मैं यही कह रहा था कि ये जो डील है ये असल में राजनीतिक से ज्यादा जो है ये व्यापारिक डील ज्यादा है कुल मिलाकर के। और समाजवादी पार्टी इस तरीके की व्यापारिक डीलें पहले भी करती रही, अनिल अंबानी को राज्यसभा भेजना, जया बच्चन को राज्यसभा भेजना, तो इस तरीके से एक डील कपिल सिब्बल को भी राज्यसभा भेजने की। तो मुझे लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल डील नहीं है। सिब्बल साहब इसको भले ही पॉलिटिकल रूप दे रहे हो कि वो निर्दलीय हैं और निर्दलीय होकर के मोदी विरोध की आड़ उठाएंगे, ये शुद्ध तरीके से व्यापारिक डील है। और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लिखा है कि स्वर्गीय वीरेन भाटिया के बाद जो है एक बड़े अच्छे वकील की आवश्यकता थी। भाई क्यों आवश्यकता थी पार्टी को बड़े अच्छे वकील की? ऐसा पार्टी ने क्या काम किया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अच्छा वकील चाहिए? तो एक बड़े अच्छे वकील की आवश्यकता थी, इसलिए चाहिए एक बड़ा अच्छा वकील, तो ले लिया जाए। और अगर ये इसका प्रतिफल है कि साहब उन्होंने आजम खां का मुकदमा लड़ा था, इसके एवज में अगर भेजा जा रहा है राज्यसभा, समाजवादी पार्टी भेज रही है, तो भी ये गलत है कि आप उनकी फीस देते हैं, राज्यसभा तो नहीं भेजते आप उनको। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक डील नहीं है, ये शुद्ध व्यापारिक डील है। अब जो सिब्बल साहब ने कहा, मैं उस पर आता हूं। देखिए, सिब्बल साहब ने ठीक है ये नहीं कहा कि वो कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से पहले पैरवी करते रहे हैं, ममता बनर्जी से मिले हैं या अखिलेश यादव के साथ आकर मिले हैं, तो जिनसे भी मिले वो सब वही वो वाले लोग हैं जो गैर कांग्रेस का एक मोर्चा बनाने की बात करते हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी मोर्चा या बनेगा, जो मैं जेपी सिंह साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो भी मोर्चा बनेगा, मतलब मोर्चा वो चुनाव के बाद जो है वो मुझे लगता है ज्यादा बड़ा मोर्चा बनेगा और चुनाव से पहले छोटे छोटे मोर्चे बनेंगे, हर राज्य में अलग अलग बनेंगे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में तो हो सकता है कि थोड़ा नुकसान हो रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे कोई नुकसान होता हुआ लोकसभा के चुनाव में फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। आगे क्या स्थिति होगी ये कहा नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान होगा वो पश्चिम बंगाल से नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी को जो अभी नुकसान दिख रहा है वो गुजरात से दिख रहा है, मध्य प्रदेश से दिख रहा है, राजस्थान से दिख रहा है लोकसभा में जो अभी होगा नुकसान। तो उत्तर प्रदेश से मुझे नहीं लगता है कि उसको कोई ऐसा बहुत नुकसान होता हुआ आज की स्थिति में दिख रहा है, या अखिलेश यादव इस स्थिति में आ गए हैं कि अब वो उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ी पटक नहीं दे देंगे। ऐसी स्थिति अभी जो है कुल मिलाकर देखने को नहीं मिल रही है। तो ये मोर्चे की जो बात हो रही है, अच्छी बात है, मोर्चा बने, निश्चित तौर पर मोर्चे बनने चाहिए। और मोदी विरोध के नाम पे मोर्चा जो कोई मोर्चा बनेगा वो मोदी विरोध के नाम पे नहीं बन सकता है। मोदी विरोध के, मोदी हटाओ के नाम पे जो कोई मोर्चा नहीं बनता है। मोदी हटाओ के नाम पे तो भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा, गडकरी जी के नेतृत्व में बनेगा, अमित शाह जी के नेतृत्व में बनेगा, योगी जी के मोदी हटाओ मोर्चा। बाहर के लोग मोदी जी को कैसे हटा लेंगे? बाहर के लोग तो मोदी जी को हटाने की बात करते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, उसकी आर्थिक नीतियां हैं, उसकी जो समाज को विभाजित करने की नीतियां हैं, उनके खिलाफ कोई मोर्चा बनने की बात होगी, पॉलिसीज के आधार पर कोई बात होगी। सिर्फ मोदी हटाओ के नाम पे कोई मोर्चा नहीं बन सकता। तो सिब्बल साहब जो बात कर रहे हैं वो मोदी के विरोध के मोर्चे की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह का कोई मोर्चा जो है वो अस्तित्व में आ नहीं सकता है, और अगर आता भी है तो वो कोई कारगर चीज जो है वो नहीं हो सकता है। उसका नुकसान कुल मिलाकर के जो सरकार विरोधी, सरकार की नीतियों के विरोध में जो भी मोर्चा बनेगा उसको ही कुल मिलाकर के होगा। दूसरी बात यह कि वो सिब्बल साहब जिनको इकट्ठा करेंगे, जिस भानुमति की कोशिश करेंगे, तो उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी को, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को, केसीआर को, इन सबको अगर भारतीय जनता पार्टी वो में संभावनाएं हैं कि शायद वो इनकी सबको करने की बात करेंगे, तो ये तो वैसे भी एकजुट हो जाएंगे। इसमें सिब्बल साहब क्या करेंगे, तो पहले मिल चुके हैं। केसीआर मोर्चा बनाने की बात करने के लिए नगरी नगरी बड़े बड़े घूमते फिरे हैं, ममता बनर्जी भी घूमती फिरी है। तो सिब्बल साहब उसमें क्या नया चीज करेंगे, तो केसीआर, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव बैठ जाएंगे तो मोर्चा बन जाएंगे। इसी जगह गैर कांग्रेस के आपका कोई मोर्चा जो है और गैर भाजपा का मोर्चा जो है, अखिलेश यादव बोल भी चुके थोड़े दिन पहले कि वो गैर कांग्रेस गैर भाजपा का जो है मोर्चा कोई चाहिए, कोई बनेगा। लेकिन ये मोर्चे जो है वो गैर कांग्रेस या गैर भाजपा जो भी हो, ये मोर्चे ना चुनाव के बाद सक्सेस होंगे ना चुनाव से पहले सक्सेस होंगे। ये ठीक है कि चुनाव के बाद जो है मोर्चा बड़ा आकार लेगा, कोई कहीं से जीत के आएगा, कोई कहीं से जीत के आएगा, लेकिन कुल मिलाकर के मोर्चा जो भी बनेगा वो या तो भाजपा के नेतृत्व में बनेगा या कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगा, या इन दोनों का किसी एक मोर्चे को पीछे से समर्थन होगा।
तो इसलिए अभी ये कहना कि कोई कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा बनने जा रहा है और वो मोदी जी को हटाने के लिए बिल्कुल बहुत तगड़ा मोर्चा हो जाएगा, मुझको नहीं लगता है कि ऐसी कोई परिस्थितियां जो है फिलहाल बनने जा रही है कि मोदी जी के खिलाफ जो है कोई गैर कांग्रेस का मोर्चा बनने जा रहा है। और वो बहुत उसकी तगड़ी आंधी चलने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी क्लीन स्वीप हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में भी हो जाएगा, आंध्रा में भी हो जाएगा, तेलंगाना में भी हो जाएगा, सब जगह एकदम क्लीन स्वीप हो जाएगा। ऐसा मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कोई मोर्चा जो बनने के लिए जा रहा है। और अगर ऐसा मोर्चा बनता भी राजीव जी तो ठीक है, ये मोर्चा बन भी जाएगा तो ये अपने अपने राज्यों के होंगे। अखिलेश यादव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, ममता बनर्जी लड़ेंगी बंगाल में, केसीआर लड़ेंगे अपना तेलंगाना में, वाईएसआर लड़ेंगे अपना आंध्रा में, या टीडीपी लड़ेगी आंध्रा में। तो इस तरीके से ये जो मोर्चे बनेंगे तो ये अपने आप ठीक है मोर्चा बन जाएगा। ये आपने एक ग्रुप बना लिया, जैसे कि हमने पहले ये देखा कि यूनाइटेड फ्रंट बना गैर कांग्रेसवाद में, फिर कांग्रेस से समर्थन लेना पड़ा। तो इसी तरीके की चीजें निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ होंगी। लेकिन अभी भी मैं समझ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मैं कमजोर स्थिति में कुल मिलाकर के नहीं पा रहा हूँ। इतनी कमजोर स्थिति में आज है, कल तक क्या तार नहीं आ सकता, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा गणित हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, और इतनी ज्यादा उनके पास चीजें हैं और इतने ज्यादा संसाधन और कॉर्पोरेट घराने हैं कि उसको तोड़ पाना मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति में जब तक लोगों के जो उनके विरोध में खड़े हुए हैं और पॉलिसी को लेकर के अगर आपकी ईमानदारी नहीं है तो किसी भी इस तरीके के मोर्चे की बात करना कुछ मुझे बेईमानी से लगता है। जी जी, प्रेम कुमार जी, जरा ये बताइए कि एक निर्दलीय के रूप में कांग्रेस पार्टी में रहकर के मोर्चा बनाने की कोशिश अगर कवायद करते कपिल सिब्बल साहब तो एक अलग बात थी, लेकिन एक निर्दलीय के रूप में आप मोर्चा बनाने की बात कह रहे हैं कि एक ऐसा मोर्चा बनाएंगे, कोशिश करेंगे जहां मोदी का विरोध हो, बीजेपी का विरोध हो, सरकार का विरोध हो। आपको लगता है कि ये संभव है? देखिए राजीव जी, एक व्यक्ति कभी कुछ नहीं करता, वो परिस्थितियां होती हैं जो एक व्यक्ति को एक भूमिका दे देती है। मैं एक चीज देख रहा हूं कि जब से पीके ने सलाह दी है, प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को कि जैसे बिहार में कांग्रेस को अकेले जाना चाहिए, या फिर अखिलेश यादव जी का जो अनुभव है उत्तर प्रदेश में कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना हम दोनों के लिए नुकसानदायक होता है, मेरा वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो इस वजह से एक सोच उभर रही है कि कांग्रेस से अलग हो करके लड़ा जाना चाहिए। तो ऐसी सोच वाले को इंटीग्रेट करने में निश्चित रूप से कपिल सिब्बल कारगर हो सकते हैं, उनका सब जगह ये संबंध है, संपर्क है। लेकिन यही काम झारखंड में जेएमएम को नहीं कर सकते, क्योंकि जेएमएम कांग्रेस मिल करके वहां परफॉर्म करती है, रिजल्ट आता है, तो वहां ये काम नहीं हो सकता। पर मोटे तौर पर पूरे देश की सियासत को देखें तो यहाँ बीजेपी वाला गठबंधन और एक टर्म प्रशांत किशोर जी ने बहुत अच्छा टॉस किया था, सेकंड फ्रंट। तो सेकंड फ्रंट यानी कांग्रेस के साथ वाला गठबंधन जो संभव है, और तीसरा थर्ड फ्रंट जो न कांग्रेस में हो न बीजेपी में के साथ हो। तो ये तीनों का वजूद है आज की तारीख में। तो बहुत सारे दल हैं जो कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते, स्थानीय राजनीति है, और जो हमने बिहार यूपी का उदाहरण दिया ये भी एक नीति रणनीति का भी हिस्सा है। इसके बावजूद एक सेकेंड फ्रंट की मानसिकता रखते हैं आफ्टर इलेक्शन, ये सेकेंड फ्रंट में आ सकते हैं। लेकिन थर्ड फ्रंट जो कांग्रेस और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकते, वो एग्जिस्ट करता है और वो करेगा। इसी रूप में देश का राजनीतिक परिदृश्य आने वाला है। अब एक बात नागेंद्र जी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, मैं अक्सर उस विचार को काउंटर करता हूं, इसलिए यहाँ भी करूंगा। तो नागेंद्र जी कहते थे कि कह रहे थे कि कांग्रेस को अगर ज्यादा सीटें चुके दी गई थी इसीलिए वो गठबंधन सरकार में नहीं आ पाई। मेरा ये जवाब होता है कि ये इसलिए गलत सोच है कि जो इस गठबंधन का नेतृत्व कर रहा था आरजेडी, वो खुद जब अपना पुराना परफॉर्मेंस भी नहीं पा सका तो वो कैसे एक्सपेक्ट करे वो सरकार बदल देगी। अगर अच्छा परफॉर्म अगर किसी ने किया उस गठबंधन में तो वो लेफ्ट था, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट। तो लेफ्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बाकी सबका परफॉर्मेंस डाउन गया, नीचे गया। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, एआईएमआईएम अगर अलग से परफॉर्म नहीं किया होता तो भी सरकार बन जाती, वो भी एक अलग सोच है, उसके साथ भी मैं नहीं हूं। लेकिन फिलहाल इस सोच को कि कांग्रेस अकेले परफॉर्म करती, अभी जो सोच बनी है तो शायद अच्छा परफॉर्म कर लेती, ये भी एक सोच है जिसको आजमाया जाना बाकी है।
तो ये अब आजमाया जाएगा लोकसभा चुनाव में, ये आप मान लीजिए। तो कांग्रेस जिस दिशा में बढ़ रही है वो अब जहां पर जिससे चुनावी गठबंधन करके सेकेंड फ्रंट मजबूत होगा वो मजबूत करेगी। इस तरह से ये व्यापक राष्ट्रीय गठबंधन बड़ा तो नहीं दिखता, लेकिन क्षेत्रीय आधार पर कांग्रेस गठबंधन करके सेकेंड फ्रंट का अगुवाई करेगी। जी 5 मिनट का समय और चाहूँगा आप लोगों से, समय खत्म हो चुका है। लेकिन नागेंद्र जी, एक यहाँ पर दिक्कत या कहें तो एक परेशानी बीजेपी की तरफ से ज़रूर है, बीजेपी के लिए, और अंदर खाने में ये बात आती भी है। जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उस चुनाव में अल्पसंख्यकों का एक मुश्त वोट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया। अगर ऐसा ही देखें तो वहाँ हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा कि एक मुश्त वोट गया। और अब जब लोकसभा का चुनाव सामने अब जल्दी आने वाला है, 2024 का चुनाव, उसमें भी ये चिंता बीजेपी को है कि अगर उस समय समाजवादी पार्टी तो चलो एक जगह एक राज्य में है या टीएमसी एक राज्य में है, और ये एक मुश्त वोट जो है वो अगर कांग्रेस की तरफ चले जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कई जगह 200 से ज़्यादा सीटें, लगभग 250 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने चुनाव लड़ती है। ऐसे में जो स्ट्रेटेजी जो है वो जो अभी देख रहे हैं देश में मंदिर मस्जिद और अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक जो चल रहा है, इसको आगे बढ़ाने का, ये तमाम गणित अंदर खाने में लोग बात करते हैं, वही यहाँ मैं रख रहा हूँ। कुछ भी नया नहीं, जो बातें चल रही हैं आप इसको और भी अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और विस्तार से आप बता भी सकते हैं। लेकिन अगर बिहार के संदर्भ में या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो आपको लगता है कि यहाँ चूँकि कई पार्टियां, रीजनल पार्टियां हैं, बिहार में भी आरजेडी, जेडीयू, ये तमाम पार्टियां हैं, वीआईपी है, हम हैं, ऐसी पार्टियां, साथ में कांग्रेस और बीजेपी, और वैसे ही यहाँ उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं। तो बिहार और यूपी के संदर्भ में अगर देखा जाए और लोकसभा चुनाव के संदर्भ में देखा जाए तो आपको लगता है कि यहाँ एक मुश्त वोट किसी और पार्टी को, जैसे समाजवादी पार्टी को जाता हुआ हमने देख लिया ऑलरेडी, जो रिजल्ट सामने है, वैसा दिखाई देता है क्या बिहार यूपी में 2024 के हिसाब से देखा जाए तो? देखिए, इतना तो तय है कि विधानसभा चुनाव में जो हुआ उसके बाद कुछ दिक्कतें आई और तमाम चीजें थी, लेकिन आज की तारीख में ये में जिस तरह से बीजेपी एक्ट कर रही है, जिस तरह ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, जिस तरह मथुरा सामने है, तो ये तो मानना पड़ेगा कि अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं माइनॉरिटी कम्युनिटी कहीं ना कहीं अपने को इनसिक्योर महसूस कर रही है। और मुझे बार बार ये लगता है कि बीजेपी अभी जो कुछ भी कर रही है, चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे ऐसी जो भी बातें हों, वो मुसलमानों को डराने के लिए नहीं कर रही है, वो कर रही है हिंदुओं को डराने के लिए कि तुम ध्यान रखोगे, तुम नहीं अगर होश में आओगे तो ये आगे बढ़ जाएंगे। ये एक खतरनाक राजनीति है। और मुसलमानों की जो स्थिति है, माइनॉरिटी की जो स्थिति है, वो डिफेंस में आ गया है। अगर आप गुजरात को देखें, मैंने गुजरात के मुसलमानों से बहुत करीब से बात की है और उनसे बात की है जो मोदी के कैंपेन में थे कहीं ना कहीं पर, वहां जिस तरह से समझौता किया, ये असली गुजरात मॉडल वही था। और असली गुजरात मॉडल अब यहां दिखाई पड़ रहा है जो यूपी में हो रहा है इस समय। तो ये मानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मुस्लिम डिफेंस में जा रहा है, लेकिन वोट वो बीजेपी के खिलाफ करेगा। वो लार्जर उसमें देखेगा कि अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो कांग्रेस में के साथ जाएगा, सपा के साथ जाएगा। इसमें कहीं कोई मुझे कंफ्यूजन एटलीस्ट नहीं है। जेपी सिंह साहब, आप किस रूप में देखते हैं? उत्तर प्रदेश में आप हैं भी, और विधानसभा चुनाव हमने देखा एक मुश्त मुसलमानों का वोट, अल्पसंख्यकों का वोट हमने एक पार्टी को जाते हुए, समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए देखा हमने। और ऐसा ही हम देख रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए पश्चिम बंगाल में पिछले साल जिस पर जो वोटिंग पैटर्न था, उसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को और बम्पर वोट ममता बनर्जी पा करके जीत करके आई दोबारा सत्ता में। लोकसभा चुनाव में इस पैटर्न को आते हुए आप देख रहे हैं क्या? ये सवाल इसलिए कर रहा हूं, 2 साल पहले कर रहा हूं, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, काशी का मामला, मथुरा का मामला, अयोध्या का मामला, और अब तो आज ही खबर आई कि बेंगलुरु में भी, कर्नाटक में भी एक मस्जिद में उनको मंदिर दिखाई दे दिया है। तो ये चीज़ें जिस ढंग से चल रही हैं, मंदिर मस्जिद, उसके अलावा कुछ भी नहीं,
तो ये एक अलग राजनीति। और बहुत सही कह रहे हैं यहाँ पर नागेंद्र प्रताप जी कि यहाँ डराने की बात मुसलमानों की नहीं, यहाँ डर बैठाया जा रहा है हिंदुओं में कि तुम संभल जाओ वरना तुम्हारे साथ ये हो सकता है। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे से कई लोग ऐसी बातें करते हैं जो बिल्कुल घोर कट्टर समर्थक मोदी सरकार के हैं, वो कहते हैं कि नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं, और अभी हम लोगों को संभलना है, नहीं तो हम लोगों का बुरा हो जाएगा। इतने साल तक बुरा होता रहा, तो ये एक डर बैठा दिया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नागेंद्र प्रताप जी, क्या कहेंगे जेपी सिंह साहब? देखिए, नागेंद्र प्रताप जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन मैं, जैसे अमलेंदु जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कमजोर नहीं हुई है, तो आज की डेट में ही जिस प्रकार विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उसके हिसाब से 20-25 सीटें बीजेपी की उत्तर प्रदेश में लोकसभा में घटती नजर आ रही। और जहां तक बिहार का सवाल है, तो बिहार में भी जिस तरह प्रेम कुमार जी ने कहा कि कांग्रेस से नुकसान नहीं हुआ, इससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं नागेंद्र जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि मैं बलिया में ऐसी जगह का रहने वाला हूं कि जहां मेरा गांव तो बलिया में पड़ता है, लेकिन मेरी खेती की जमीनें जो है वो बक्सर जिले में बिहार में पड़ती है। बिहार में, उत्तर बिहार में जहां बाद के चरण में चुनाव हुए, वहां कांग्रेस ने अधिकांश टिकट बेच दिए थे कांग्रेस के नेताओं ने, और बहुत ही अनसेरिमोनियसली शक्ति सिंह गोहिल ने वहां का प्रभार छोड़ा था बिहार का, और वो टिकट जो है बीजेपी ने खरीदवा दिए थे। ये एकदम बिल्कुल कड़वी हकीकत है, बिहार का बच्चा बच्चा बता देगा इस बात, इसलिए वो हारने के लिए टिकट खरीदवाए गए थे। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जो है कांग्रेस ने इतनी सीटें न ली होती या राजद ने उनको इतनी सीटें न दी होती, लेफ्ट को दे दी होती, तो भी इससे बेहतर रिजल्ट आता। बाकी अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश ही नहीं, अधिकांश प्रदेशों में भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर एकमुश्त उसको वोट देंगे जो उनसे जीतता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, और बिहार में भी जो आपका उधर आपका किशनगंज वाला एरिया है, वहां जो है एमआईएम को जो सफलता मिली हो, इधर बक्सर से लेके आरा पटना, इस इलाके में मुसलमानों ने एकमुश्त वोट जो है वो क्या कहते हैं राजद गठबंधन को दिया था। तो इसलिए मुसलमानों का वोट तो उसको मिलेगा जो बीजेपी को हरा दे। और बीजेपी में खुद आंतरिक विग्रह चल रहा है, और अमेरिकी लॉबी से जो लोग बीजेपी में भी और संघ में जुड़े हुए हैं, वो मोदी को अपदस्थ करने के लिए सारी चालें चली जा रही हैं। अब इस समय मोदी की पोजीशन मेरे हिसाब से वैसी नहीं है जैसी अभी 2 साल पहले थी। जी बिल्कुल। और अभी तो मोदी जी पिछले दिनों अभी क्वाड की मीटिंग में जो थे, और वहाँ क्या कुछ हुआ, क्या कुछ आप लोगों ने बहुत सारे विजुअल्स देखे होंगे। खैर, एक आखिरी कमेंट चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी, अगर आवाज़ आप तक आ रही है तो। उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार और कपिल सिब्बल तमाम बातें हम करते रहे, और साथ में ये बात की 2024 में अगर तीसरा मोर्चा या कोई मोर्चा, नया मोर्चा जो भी बनता है, तो वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा इस पर। लेकिन साथ साथ आपको क्या लगता है कि इस कपिल सिब्बल वाले मसले पे लालू प्रसाद यादव का नाम भी आ रहा है, और अब हमारे एक साथी ने अभी लालू प्रसाद यादव का नाम भी लिया। आपको क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव जिस प्रकार, क्योंकि अगर सबसे पहले किसी ने मोर्चा लिया था, खोला था, विरोध के स्वर, विरोध के आवाज बुलंद की थी, तो वो लालू प्रसाद यादव थे जिन्होंने मोदी के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। अब उनका रोल कहां देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विरोध मोर्चा बने या भारतीय जनता पार्टी के विरोध की कोई राजनीति बने, जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद यादव उसके केंद्र में तो होंगे निश्चित तौर पे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव के हाथ में कितनी चीजें रह जाएंगी और कितनी चीजें तेजस्वी के हाथ में होंगी, ये भी अब आने वाले समय में देखने की चीजें होंगी कुल मिलाकर के। बहरहाल बिहार में जिस तरीके से जेपी सिंह साहब की बात बिल्कुल सही है कि शक्ति सिंह गोहिल ने वहां बहुत गड़बड़ की, लेकिन ये भी सही है कि वहां सिर्फ गड़बड़ी जो थी वो कांग्रेस के ज्यादा टिकट मिलने की वजह से नहीं हुई। अगर ऐसा ही था तो अब्दुल बारी सिद्दीकी क्यों हार गए क्यूटी से? मतलब ये गड़बड़ियां जो थी वो राष्ट्रीय जनता दल के का जो अपना कोर वोटर था उसके साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ियां थी। तो ये गड़बड़ियां हुई, जो जीते हैं भाकपा माले के लोग, तो जहां भाकपा माले को 2000 वोट मिला था, एक सीट है कोई, मुझे बता रहे थे मित्र वहां के, जब पिछले चुनाव में 2000 वोट मिला था वहां से आदमी जीत गया उनका। तो ऐसा कैसे है फिर? और कांग्रेस जो है जहां वो जीत की थी वहां हार गई। तो कुछ ना कुछ तो जो गठबंधन बना उसके अंदर भी अंदरूनी गड़बड़ियां थी, और कुछ जो शक्ति सिंह गोहिल ने गड़बड़ियां की उनका भी बहुत बड़ा हाथ था, दोनों मिला के हैं।
तो मतलब हर सिक्के मतलब सिक्के के दो पहलू हैं, दो चीजें हैं कुल मिलाकर के। तो लालू जी की अपनी एक भूमिका तो रहेगी, इससे तो कोई इनकार मतलब नहीं कर सकता कि वो मोर्चा बनाने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि विपक्ष में मतलब गैर कांग्रेस जितना भी विपक्ष है उसमें ईमानदार पहल किसी की कही जा सकती है, कोई लोगों की जा सकती है, एक लालू जी की और एक वाम दलों की, जो गैर कांग्रेस का विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज के विरोध में। बाकी सबके अपने जो है कहीं ना कहीं स्वार्थ है, कहीं ना कहीं अपनी कुछ चीजें हैं, किसी के कहीं कुछ चीजें दबी हुई हैं, किसी के कहीं कुछ अपने स्वार्थ है, सब चीजें हैं। वो ईमानदारी की चीजें जो है वो मुझे लगता है वो बाकी लोगों में नहीं। तो अब मैं फिर ये कहूंगा कि जब तक ईमानदारी नहीं होगी तब तक कोई भी मोर्चा जो है कामयाब नहीं होगा। तो इसलिए ईमानदारी जो है वो सभी के अंदर जो है वो आनी चाहिए। जी राजीव जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें हमारे एक साथी लिख रहे हैं। राम नारायण मेघवाल जी की 2024 में यूपी और बंगाल को छोड़कर मुस्लिम वोटर कांग्रेस को वोट करेगा, ऐसी संभावना है अलग अलग जगहों पे। और जहां आमने सामने की लड़ाई होगी वहां पर तो बिल्कुल ये साफ है, लगभग 250 सीटें जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। और ये सबसे बड़ी परेशानी है बीजेपी के सामने कि वो कैसे लड़े। शायद आम आदमी पार्टी जैसी कुछ पार्टियों को और खड़ा करना पड़ेगा। खैर, इस चर्चा को समाप्त करें। आप प्रेम कुमार जी और नागेंद्र प्रताप जी, जेपी सिंह साहब, अमलिंदु उपाध्याय जी, आप चारों को बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े और अपने विचारों से, अपनी बातों से देश दुनिया को अवगत कराया। और साथ में क्या कुछ होने वाला है, पॉलिटिकल सिनेरियो आने वाले समय में क्या कुछ है, कपिल सिब्बल के जाने से क्या फर्क पड़ेगा कांग्रेस में और क्या फर्क पड़ेगा यहाँ खासकर देश की सियासत में, वो सब हम समझने की कोशिश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद देता हूँ आप चारों को कि आप लोग जुड़े इस कार्यक्रम में। और साथ में हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं, अपनी बातें, अपने विचार लिख रहे हैं, रख रहे हैं। जावेद इकबाल खान लिख रहे हैं कि भाजपा को रोकने के लिए सभी विपक्षी को ईमानदारी से कोशिश करने की जरूरत है। कपिल सिब्बल जी को राज्यसभा भेजने का अखिलेश का फैसला सराहनीय है। कपिल सिब्बल अपनी काबिलियत से एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं राम नारायण मेघवाल जी, कह रहे हैं कि जन आंदोलन के बगैर विपक्ष मोदी सरकार की ईंट भी नहीं हिला सकता है। और दिलीप पाटिल कह रहे हैं कि राहुल जी ने सभी 23 के नेता को निकाल देना चाहिए। और अफरोज आलम कह रहे हैं कि सर कांग्रेस के बगैर कोई भी मोर्चा बीजेपी को नहीं हरा सकता है और कांग्रेस आज भी देश की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी है। कपिल सिब्बल जैसे नेता कांग्रेस को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। मोहम्मद हलीम कह रहे हैं कि कांग्रेस में अभी और दागी नेता हैं, उन्हें वहाँ जाना चाहिए। और ऐसे ही और भी बहुत सारे साथियों ने अपने अपने विचार, अपने बातें रखी हैं। ऊपर सीमा खातून हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अफरोज आलम जुड़े हुए हैं और दिलीप पाटिल तो बने हुए हैं ही हमारे साथ। ओम प्रकाश तिवारी जी लिख रहे थे कि लोकसभा की 220 सीटों पर कांग्रेस को अपनी पकड़ मजबूत करने की ज़रूरत है। यदि कांग्रेस अपने एजेंडे पर कायम रही तो बीजेपी का पतन निश्चित है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी जी कि कांग्रेस को अपनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना होगा और स्ट्रेटेजिकली चुनाव लड़ना होगा। आपको किस ढंग से इन पूरी की पूरी 545 सीटें आप नहीं ला सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो है कि आपको सरकार बनाने के लिए या 200 प्लस, 200 नहीं 150 प्लस भी, और उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, वो इन सीटों पर अगर मेहनत करे, अभी से मेहनत करे तो शायद कांग्रेस 150 से ज़्यादा सीटें ला सकती है। और जब 150 से ज़्यादा, आप याद कीजिए कि 2004 में 135 सीटें ला करके कांग्रेस की सरकार बनती है, एनडीए यूपीए की सरकार बनती है, एनडीए का सफाया होता है, तो ये काम तो कर ही सकते हैं ये लोग, लेकिन उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। डॉक्टर HA शंकर नारायणा हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ऐसे भी बहुत साथी और भी हैं। जावेद इकबाल जी जुड़े रहे आज हमारे साथ में, और आपसा खान जुड़ी हमारे साथ में, और साथ में ओम प्रकाश तिवारी जी हैं, राम नारायण मेघवाल जी बने हुए हैं, और प्रीतम डुग्गल जी हमारे साथ बने हुए हैं, और हमारे मेंबर भी हैं इस चैनल के, जो लिख रहे हैं कि कपिल सिब्बल के जाने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा, इससे कपिल सिब्बल का अपना स्वार्थ ज़्यादा है। इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें जो कपिल सिब्बल गए हैं, इसमें कपिल सिब्बल का स्वार्थ ज़्यादा है, और उनको नहीं लग रहा था कि कांग्रेस इस बार उन्हें राज्यसभा में भेजेगी। और ऐसे भी क्योंकि जितना विरोध वो कर चुके थे, उस विरोध के बाद शायद ही उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें भेजे, लेकिन विरोधी और भी हैं, जैसे
गुलाम नबी आज़ाद हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है, ऐसे और भी नेता हैं जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अभी जो राज्यसभा के चुनाव हैं उन चुनावों में धीरे धीरे करके इन लोगों को भेजा जाए। तो बहुत अपने अपने विचार, अपनी बातें रख रहे हैं सब अपने अंदाज से। प्रीतम दुग्गल जी के अलावा और भी हैं, राजेश सिंह हैं, कह रहे हैं सर इस बार कांग्रेस 150 से ज़्यादा सीट जीतेगी। कायम गुड नाइट कह रहे हैं, आपको भी गुड नाइट राजीव जी। और ओम प्रकाश तिवारी कह रहे हैं राजीव गांधी ने 425 सीटें लाई थी, बिल्कुल, और 413 सीटें थी। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी जी की इतनी सीटें अगर लेकर के कांग्रेस आ सकती है। 1984 का मामला है, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें, और एक बम्पर जीत हासिल हुई थी कांग्रेस की। लेकिन क्या अब आने वाले समय में 2024 में क्या मोदी ही हैं या विपक्ष है? विपक्षी एकता कहां तक पहुंचेगी, ये सारे सवाल होंगे। लेकिन उससे पहले अभी जो सामने है वो है राज्यसभा का चुनाव, और उसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव अगले महीने, अगले 2 महीने में बहुत सारे चुनाव हैं। फिर होगा गुजरात और हिमाचल प्रदेश, और हो सकता है कि जम्मू कश्मीर का चुनाव भी हो जाए। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, यासीन मलिक के बारे में आपने सुना कि उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। आज ही NIA कोर्ट ने उन्हें, पटियाला हाउस कोर्ट यहाँ दिल्ली में NIA में जो उनके खिलाफ जो फैसला आया है वो आया है कि उम्र कैद की सज़ा यासीन मलिक को। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, और ये बातें ओम प्रकाश तिवारी कह रहे हैं राजीव गांधी युवा नेता थे, उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 425 सीटें जीती थी। मोहम्मद हलीम कह रहे हैं कि मुस्लिम को सिर्फ कांग्रेस का साथ देना चाहिए। और राजेश सिंह गुड नाइट लिख रहे हैं, और असलम हुसैन 220 सीट लेकर आएगी कांग्रेस कह रहे हैं। तो दोस्तों, अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं, और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही विश्लेषकों के साथ में। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो जुड़ते हैं, आप सबका इंतजार रहेगा। आपके बिना कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता है, संभव नहीं हो पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच हमारे इस लिंक को शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहें तो ज्वाइन बटन को भी दबा करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अफरोज आलम कह रहे हैं कि सर DV लाइव के सभी पैनलिस्ट को निष्पक्ष डिबेट करने के लिए शुक्रिया। और मनोज कुमार कह रहे हैं इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी तभी देश का भला होगा। सीमा खातून भी हमारे साथ बने हुए हैं, मजबूत गठबंधन बेस्ट लिख रही हैं सीमा खातून। तो दोस्तों, अब असलम हुसैन भी अब आप लोगों से विदा चाहता हूँ। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।